नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने यहाँ पे लिया है इकोनॉमी का जो क्लास 11th है एनसीईआरटी का, उसके पूरे जो एमसीक्यू हैं ये आपको लगभग चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल पाएंगी। एक तो ये होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो यहाँ पे प्रश्नों से आप उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और जो कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं समझ में आते हैं या और सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे उन जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, उनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। लगभग यहाँ पे आपको 70-75 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो ये पूरी क्लास 11 की एनसीईआरटी का एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं एमसीक्यू है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे जो प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमी में क्या है ना कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। बिना उसके बेसिस पे आप इकोनॉमी को कभी भी अच्छी तरीके से फ्रीली टेकअप नहीं कर सकते। तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, दोनों में से इस तरह से प्रश्न है ये। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व जाहिर सी बात है भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था किसी अनदर कंट्री का या और सारी चीज़ों का। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा है औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो औपनिवेशिक शासक थे उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो वहाँ के लोगों के लिए तो कभी भी नहीं थी। वहाँ के जो उनके जो कंट्री था उसके वो कभी संरक्षण और संवर्धन की बात ही नहीं करते थे। वो तो सब कुछ अपने संरक्षण और अपने संवर्धन की बात करते थे ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें दूसरा है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत बढ़ते उद्योगों के कारण भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं था। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी इंडिया की, उससे भी बदतर, मतलब एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बदतर स्थिति हो चुकी थी। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत क्या था, भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया। देश की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 85% जो पॉपुलेशन थी वो गाँव में बसती थी, और वो जो थे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे डिपेंड रहते थे, तो कृषि पर ही निर्भर थे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल में एक बड़ी जनसंख्या को व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। इसके साथ ही क्या हुआ कि अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित गिरावट भी आई। हालांकि इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हुई, परंतु कृषि उत्पादकता में कमी रही। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो सही है, कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसा हमने अभी दूसरे स्टेटमेंट कहा आपसे कि जो मतलब प्रोडक्टिविटी थी उसमें कमी आई। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था, तो औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई जो वहाँ की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, यानी भू राजस्व प्रणाली को ही माना जाता है। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केवल 2 और 3 सही होगा, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो औपनिवेशिक काल में हो रहे विऔद्योगिकरण के पीछे औपनिवेशिक शासकों के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बाद इसमें कथन दिया गया है कि पहला है वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। तो बिल्कुल सही है, भारत में हो रहे जो विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी अथवा औपनिवेशिक शासकों का क्या था, वो दोहरा उद्देश्य था। एक उद्देश्य क्या था कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना, और दूसरा क्या था कि वो इंग्लैंड में विकसित हो रहे उन्हीं आधुनिक उद्योगों के उत्पादन को भारत को ही एक विशाल बाजार में बदलना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। तो आप समझ रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट सही, उनका दोहरा लाभ यही था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको मिलेगा यहाँ पे कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार तथा सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इस काल में भारतीय आयात निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा। तीसरा स्टेटमेंट है, इस काल में निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहाँ आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से इसमें से सही है। देखिए, अगर आप औपनिवेशिक सरकार की बात करेंगे तो उनके द्वारा जो अपनाई गई वस्तु उत्पादन की नीतियाँ थीं, व्यापार तथा सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियाँ, इन सब से क्या हुआ कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और स्वरूप में और उनके आकार में भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से क्या हुआ कि भारत में कच्चे जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि क्या होता है, रेशम है, कपास है, ऊन है, नील है, चीन है, पटसन है आदि, इनका जो क्या हुआ कि इंडिया निर्यातक बन के रह गया। और वही चीज़ कि इंग्लैंड में जो चीज़ें बन रही थीं उन्हीं कच्चे उत्पादों से, वो सिर्फ उन्हीं का आयातक हुआ। और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों, ये सारी चीज़ों का आयातक भी भारत बना। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इस काल में भारतीय आयात निर्यात में निर्यात का आकार जो था वो आयात के आकार से बड़ा बना रहा। अर्थात क्या हुआ, निर्यात अधिशेष की स्थिति बनी रही, परंतु यदि इस अधिशेष से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि हुई। इसमें क्या हुआ कि देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपको तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट मिलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में जननांकीय परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1921 के पूर्व भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। तो ये बिल्कुल सही है कि 1881 में जब जनगणना शुरू हुई और वहाँ से ले करके 1921 तक भारत जो था जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान अगर स्टार्ट करने की बात करेंगे तो आएगा 1900 के बाद माना जाता है। इस समय भारत की जनसंख्या न तो बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। ठीक है। इस समय भारत की जनसंख्या में समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ये गलत होगा। बाकी जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष और इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, ये तो सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं कथन क्या हो जाएगा कि 1921 में जो जनसंख्या की समृद्धि दर थी वो बहुत अधिक नहीं थी, वो कम थी। ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, औपनिवेशिक शासनकाल में व्यावसायिक और आधारिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में सेवा क्षेत्रक विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में कहीं अधिक रोजगार उपलब्ध कराता था। तो बिल्कुल सही है। कृषि क्या था, वो सबसे बड़ा व्यवसाय था। उसमें एटलीस्ट 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी उनको ये रोजगार देता था। और विनिर्माण क्षेत्रक तथा सेवा क्षेत्रों का अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उस समय 10% और सेवा क्षेत्रक का जो था वो लगभग 15 से 20% था। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कथन होगा वो सही होगा। दूसरा कथन हो जाएगा कि औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेल पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार जैसी सेवाओं का विकास जन सामान्य को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया था। अब आप भी समझ रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा। तो दूसरा, उन्होंने सारी चीज़ों को अपने लिए बनाया था, कभी भी भारत की जनसंख्या के लिए कोई भी सुविधा देने की बात ही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। और भारत में रेल की शुरुआत ने लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर दिए हैं, सही है। और भारत में रेल की शुरुआत से भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी सही है, केवल 2 नहीं सही होगा, बाकी सारा सही होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है और आप जानते भी हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें क्या था, समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं शामिल थी। और इसी का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, वो आया मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो इसमें से पहला है, बृहद और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। बी है, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान। सी है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता को ही क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक रूप माना जाता है। ठीक है।
जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का आपस में सहयोग होता है। मतलब अगर आप ये कहें कि सरकार व बाजार मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि उत्पादन क्या किया जाए, किस प्रकार का किया जाए, अगर उत्पादन हो गया है तो उसका वितरण कैसे किया जाए, और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही बाजार में उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण, पहला इसमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये लक्षण है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा ही निर्देशित होती हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और 2 3 तीनों ही यहाँ पे सही होंगे। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये निर्णय गवर्नमेंट करती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लिए या लोगों के हित के लिए क्या है क्या नहीं है, इसलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को वहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। ठीक है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सामाजिक सिद्धांत के द्वारा ही निर्देशित होती हैं, और समाजवाद में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, न कि उनकी जो क्रय क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जो प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक संपत्ति होती है वो किसकी होती है? वो स्टेट की होती है, यानी वो राज्य की होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? देखिए, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है इसका मतलब होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ये संबंधित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण होता है वो क्रय क्षमता के आधार पर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में की गई, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। और अभी तो इसके मतलब स्थान पे क्या आ गया? वो नीति आयोग आ गया। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो कौन सी योजना है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें जो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे, क्या नाम था उनका? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं के योजना के आधार पर इसका नाम भी पड़ा था, और इसी के लिए इसका नाम मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान आप कह सकते हैं, या फिर महालनोबिस मॉडल पर आधारित सेकेंड ईयर प्लान, इस तरह से इसको बोला जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1 वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। उस देश की नेशनल इनकम नहीं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद की यह डिफिनीशन दी गई है। और दूसरा दिया गया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आप जानते हैं ये सर्विस सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रमों को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो देश में भू सुधार पद्धति में जमींदार और जागीरदार, देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जमींदार क्या होता है और जागीरदार क्या होता है, ये दोनों में अंतर आप क्लियर रखिएगा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, क्योंकि सारी ज़मीनें जो थी वो इन लोगों के पास थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। स्वतंत्रता के बाद एक ही वर्ष में देश में बिचौलियों के उन्मूलन व वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए, जिसमें कि भू सुधार कानून और ये सारी चीज़ें लागू की गई। तो जो सबसे ज़्यादा अप्लाई हुई वो केरल में हुई, और कहाँ हुई? वो पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्में यानी हाई यील्ड वेराइटीज़ का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? अब ये कह रहे हैं कि जो
हाई यील्ड वेराइटीज़ थी वो किन राज्यों तक सीमित रहीं और आगे वो नहीं जा पाई। तो आप जानते हैं पंजाब है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और उसके बाद ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो इन्हीं 3 राज्यों तक वो सीमित हो पाया। अगर आप इसका डिटेल देखेंगे तो जो हाई यील्ड वेराइटीज़ की टाइम पीरियड है लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य तक का ये सब चीज़ें हुई। और मतलब उसमें जो हाई यील्ड वेराइटीज़ थी वो इन्हीं 2-3 स्टेटों में हो पाई। अब क्यों हो पाई, इसका तो कारण ये है कि देखिए एक तो वहाँ पे जो था वो इरिगेशन का काफ़ी अच्छा खासा फ्लो था, सिंचाई की काफ़ी सुविधाएं थीं, गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा प्रमोट किया, लोगों ने भी काफ़ी इसमें जागरूकता दिखाई। तो इन सब 2-3 स्टेटों में ही काफ़ी ये सीमित रह गया, बाकी और अदर स्टेटों में ये चल नहीं पाया। हरित क्रांति की बात आप समझ लीजिए, वही है पूरा। हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया है कि आरंभ में केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, और उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। खाद्यान्न की वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत क्या हुआ, वो कमी आई। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है। देखिए हरित क्रांति के जो अगर आप ये देखेंगे कि तात्पर्य क्या है, तो वही अभी जो ऊपर वाले प्रश्न में था कि हाई यील्ड वेराइटीज़ के प्रयोग से केवल गेहूं और चावल के उत्पादन से ही वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। कृषि में हाई यील्ड वेराइटीज़ बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों और ये निश्चित मतलब जो पानी है, इन सारी चीज़ों की काफ़ी आवश्यकता होती है और इनका जो सही अनुपात होता है इसमें इसका सही प्रयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उर्वरक ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। हरित क्रांति के काल में किसान अपने गेहूं चावल के अतिरिक्त उत्पादन को क्या कर रहे थे, जब ज़्यादा होगा तो वो बाजार में उसको ले जाएंगे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, खाद्यान्न की कीमतों और उपयोग की अन्य वस्तुओं में अपेक्षाकृत कमी आई। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। तो समाजवादी स्वरूप को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो ऊपर जो प्रश्न था महालनोबिस मॉडल सेकेंड 5 ईयर प्लान में अर्थव्यवस्था में समाजवादी स्वरूप को आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह इसको निर्णय लिया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी। अगर इसका आप मतलब समझना चाहें तो राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये सारी चीज़ें हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आप सबसे पहले जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 है इसके बारे में पूरी डिटेल, इसका जो इतिहास है वो समझ लीजिए, चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में अंगीकृत किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो पहला वर्ग कौन सा था कि वे उद्योग जो राज्य का स्वामित्व जिन पर हो, पहला उद्योग यो हो गए उस टाइप के। दूसरे ऐसे उद्योग थे जिन पे निजी क्षेत्र का पूरा वो हो, और तीसरे ऐसे उद्योग थे जिनमें निजी और सरकार दोनों लोग मिल के काम करते थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें की गई। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र में को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। मतलब जो निजी क्षेत्र था उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी चीज़ को करने के लिए। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार द्वारा इस पर लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगाए जाते तो जो लाइसेंस था वो बहुत आसानी से मिल जाता था, और अगर उनको काफ़ी डेवलप्ड एरिया में लगाया जाता तो उनके लिए काफ़ी जो टफ प्रावधान थे वो थे। और उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब लगाते तो बहुत सारी रियायतें, लाभ और प्रशुल्क, बिजली, ये सारी चीज़ें इस तरह से फ्री करके उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था निजी क्षेत्रों को कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो उनके रोजगार हैं, जो अपने फैक्ट्रियाँ हैं, वो सारी उनको करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा पूरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का डिटेल था।
अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो निर्यात को बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सही है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, ये भी है। और जीडीपी में कृषि की जगह सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना, ये भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 उपरोक्त सभी सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डी के कर्वे कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था, जिसे कर्वे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने इस बात पर संभावना पर विचार व्यक्त किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। आप जानते हैं डीपीएसपी में आर्टिकल 40, इसमें भी महात्मा गांधी जी ने साफ साफ यही कहा था। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में अगर उस समय की बात करेंगे तो लघु औद्योगिक इकाइयाँ उन्हें कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। और इस समय वह उद्योगों में जहाँ प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए और अधिकतर 5 करोड़, अभी की सीमा लघु उद्योगों की ये है। और 1950 में क्या था, वो 5 लाख रुपए थी। ठीक है। तो ये लघु उद्योगों के विकास से रिलेटेड है, डी के कर्वे कमेटी। याद रखिएगा, कई बार ये सीधा सीधा प्रश्न ही पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा व्यापारिक नीति के तहत आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद जो अपनाई गई औद्योगिक नीति या व्यापारिक नीति थी, उसमें सीधा सीधा ये कहा गया था कि आयात प्रतिस्थापन नीति को अपनाया जाए। और दूसरा जो कथन दिया गया है कि आयात प्रतिस्थापन नीति के तहत आयात को प्रोत्साहित किया गया। बल्कि आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो आयात को हतोत्साहित करने की ज़रूरत होती है, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 90 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था। तो जो ऋण प्राप्त किया था वो विश्व बैंक से लिया था, और कहाँ से लिया था भाई, तो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया था। ये 2 जगह से लिया था। एशियाई विकास बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ से नहीं लिया था। कि आप जानते हैं 90 के दशक में जब भारत ने वही LPG वाला जो एक पॉलिसी था वो अप्लाई किया था, उस समय बड़ी दिक्कतें थी, काफ़ी हालत ख़राब थी, तो वो सारा किया था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन का ऋण लिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कारण वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कथन सही है गलत है, आपस में एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें जो कथन दिया गया है वो गलत है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, वो 1991 में हुई थी, 90 में नहीं हुई थी। बाकी कारण इसका सही है कि किसी ने पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ उसकी शर्तें भी होंगी, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है। देखिए 90 के दशक में जब भारत सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची, तब उस स्थिति में सरकार ने विश्व बैंक और IMF का दरवाज़ा खटखटाया। इस वित्तीय संकट का सामना करने के लिए इन संस्थानों द्वारा कुछ शर्तों के साथ ऋण दिया गया। जैसे क्या क्या बताया गया, पहला बात तो कहा कि सरकार क्या करेगी, और उदारीकरण करेगी। और दूसरा कहा कि निजी क्षेत्रों पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हटाएंगे। और तीसरी बात कही कि जो सरकारी हस्तक्षेप अन्य क्षेत्रों को में भी कम करेगी। इस शर्त पे उन्होंने पैसा दिया। तो यहाँ पे इसी वजह से 1990 नहीं 91 होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नई आर्थिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र में किए गए सुधारों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निजी क्षेत्रों के लिए सभी उद्योगों के लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। अब जाहिर सी बात है, तो ऐसा तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो निजी क्षेत्रों के लिए सभी उद्योगों के लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त नहीं कर दी गई, आज भी समाप्त नहीं है, आज भी होता है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे निजी क्षेत्र एंट्री नहीं कर सकता सॉरी। और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग हैं उनको निजी क्षेत्र के लिए खोला भी नहीं गया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, दोनों ही कथन असत्य होंगे।
देखिए 1991 के बाद जो सुधार नीतियाँ आरंभ हुई, इसमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जैसे क्या क्या था कि अल्कोहल था, सिगरेट था और जोखिम भरे रसायन हैं, औद्योगिक विस्फोटक हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, विमानन है तथा मेडिसिन्स हैं। इन 6 श्रेणियों को छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंसिंग जो व्यवस्था थी निजी क्षेत्र को देने के लिए, वो समाप्त कर दी गई। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों के लिए जैसे प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, ये तीनों बचा लिए। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गईं। अनेक उद्योगों को अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति भी मिल गई। तो ये पूरा डिटेल था इसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं कि आयात के परिमाण को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ही हैं, टैरिफ भी होता है, कोटा भी होता है और सब्सिडी। इन तीनों के माध्यम से सरकार जो है क्या करती है, आयात के परिमाण को सीमित करने की कोशिश करती है। ठीक है, देखिए सरकार आयात के परिमाण को सीमित करने के लिए प्रशुल्क, टैरिफ, कोटा, सब्सिडी सभी का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं WTO का गठन कब हुआ, 1995 में हुआ। ठीक है, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट, इसी के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हुई। और गैट की रचना विश्व के व्यापार प्रशासकों के रूप में 23 देशों ने मिलकर कब की थी, 1948 में की थी। तो 1948 में गैट की स्थापना हुई और 1995 में WTO की। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो विकासशील देशों को उनके भुगतान संतुलन में मदद करना और गरीब देशों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना और विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना, ये करेक्ट है यहाँ पे। बाकी विकसित और विकासशील देशों को पर्यावरण, ये सब ये नहीं सही है। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य की अगर आप बात करेंगे तो उसमें विश्व व्यापार का जो एक मेन मकसद है वो यही है कि देश में समान अवसर सभी देशों को उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब ऐसा नियम, ऐसी कोई व्यवस्था खड़ा करना जिससे कोई भी देश मनमाने ढंग से अपने व्यापार का या अपने देश में व्यापार के लिए कोई अलग तरीका या मनमानी चीज़ें न कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कृषि की समृद्धि दर में गिरावट आई और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। अब आप ये समझिए कि जब ये नीति अप्लाई हुई तो इन तीनों चीज़ों में सही है। ये यहाँ पे 1991 में के हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि और उद्योगों के समृद्धि दरों में गिरावट आई। आर्थिक सुधार कार्यों में कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती चली गई। औद्योगिक समृद्धि की दर में भी शिथिलता आई। यह औद्योगिक उत्पादन की गिरती हुई मांग के कारण थी। मांग में गिरावट के कई कारण थे। क्या कारण थे तब उसमें, जैसे कि आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश था, आयात जो थे वो बहुत सस्ते थे, व्यवस्था के खुलने से जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रतिदिन औसतन कितने कैलोरी ऊर्जा उपभोग का निर्धारण किया गया है। तो सभी आप जानते हैं 2400 और 2100 का कैलोरी है। इसमें से अगर आप मापने की बात करेंगे कि ये मापा कैसे जाता है, तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मान, इसी के हिसाब से इसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेन सूचकांक किससे रिलेटेड है। तो सेन सूचकांक किससे रिलेटेड है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, निर्धनता से रिलेटेड है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किया और निर्धनता के आकलन हेतु किसको नोबेल प्राइज़ मिला, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला और इन्हीं के नाम से मतलब इस सूचकांक को जाना जाता है, सेन सूचकांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो किस लेवल पर किया जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है कि वो कितना उपभोग कर रहे हैं और कितना व्यय कर रहे हैं, इसके हिसाब से।
भारत के निम्नलिखित में से किन 4 राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है? तो आप समझ रहे हैं, 2-3 स्टेट हैं ऐसे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी आएगा। तो यहाँ पे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। इन चारों राज्यों में गरीबी का जो स्तर है वो राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से भी अप है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? अब निर्धनता के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो सामान्यतः आप इसमें से सभी आपको मिलेंगे। निम्न पूंजी निर्माण है, आधारिक संरचनाओं का अभाव है, मांग का अभाव है, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव भी होगा ही होगा, और सामाजिक और कल्याण की व्यवस्था का अभाव। तो ये सारे हैं, तो उपरोक्त डी यहाँ पे सही होगा, सभी सही होंगे कि निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको यहाँ पे इसमें से विचार करना है कि कौन सा सही करेक्टली मैच है। तो देखिए, इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई, और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना तो 1997 में शुरू हुई, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो वो 2014 में शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत वही मतलब बैंक में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया था गवर्नमेंट ने। तो इसके हिसाब से 1 और 2 करेक्ट होगा, तीसरा क्यों गलत होगा? क्योंकि वो 2014 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं? अब मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो शिक्षा में निवेश है, स्वास्थ्य है, आधुनिक उद्योगों की स्थापना है, प्रवसन है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आधुनिक उद्योगों की स्थापना मानव पूंजी में निवेश नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो जाएगा। बाकी शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य और प्रवसन, ये तीनों में मतलब निवेश कर रहे हैं, तो वो बेहतर एक मानव पूंजी के निर्माण की बात होगी। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे इसके हिसाब से इसका ऑप्शन जो सही होगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, पूछा जा रहा है। तो मानव पूंजी का निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। पूछा जा रहा है असत्य कौन सा, तो ये बिल्कुल सही है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, जबकि भौतिक पूंजी सदृश्य होती है, बिल्कुल सही बात है। जो फिजिकल कैपिटल होता है वो तो दिखता है ना। और सी है, मानव पूंजी से केवल एक व्यक्ति लाभान्वित होता है, जबकि भौतिक पूंजी का लाभ सारे समाज को प्राप्त होता है। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मानव पूंजी से जो होगा वो पूरा एक समाज, पूरा एक देश लाभान्वित होगा, एक व्यक्ति केवल लाभान्वित नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है असत्य है, यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? तो वो आप सभी जानते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के आयु को सबको शिक्षा दी जाती है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई? तो वो है, कौन सा बैंक है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं नाबार्ड। ठीक है, स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई, और ये भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त देने वाली एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम कुटुंबश्री निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो वो केरल में चलाया जा रहा है। कुटुंबश्री 1995 में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, अति लघु साख कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अति लघु साख कार्यक्रम ये संबंधित है स्वयं सहायता समूह से। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा न्यूनतम अंशदान राशि में जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि आसान किस्तों में लौटाई जाती है तथा ब्याज दर भी उचित रखी जाती है, और देश में लाखों लोगों को साख प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूह क्या है, अनेक भागों में अभी तो काम कर ही रहे हैं। और इस प्रकार साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है, इसका नया नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत संरचना हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं? तो जाहिर सी बात है, कमर्शियल बैंक भी देता ही देता है, रूरल बैंक तो देता ही देता है, और जो सहकारी समितियां होती हैं वो भी देती हैं, और बाकी जो भूमि विकास बैंक है ये भी देता है। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत संरचना के लिए सभी ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना SGY के संबंध में कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है आपसे। तो यह योजना कब शुरू की गई भाई? तो 2015 में शुरू की गई। और दूसरा है, इस
योजना के तहत 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव मॉडल गांव के रूप में विकसित करने थे। और ये तीसरा है, यह योजना केवल मैदानी क्षेत्रों में लागू की गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है, तो इसमें से 2 ही सत्य होगा, बाकी तो गलत ही होंगे, क्योंकि ये योजना 2014 में शुरू की गई थी अक्टूबर, और केवल मैदानी क्षेत्रों में नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये लागू है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो वो चीन का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे सभी क्रियाएं जो जीडीपी में योगदान देती हैं क्या कहलाती हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। तीसरा है, स्वनियोजन में लगे व्यक्ति भी श्रमिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो जो भी क्रियाएं होती हैं जो जीडीपी में योगदान कर रही हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको आर्थिक क्रिया भी उनको कहा जाएगा। ठीक है, बाकी जीडीपी का डिफिनीशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि जीडीपी का डिफिनीशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन दिया गया है ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से अधिक है। ठीक है, और कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर क्या हैं, सीमित हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही कौन सा गलत है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए कि भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में लगभग 39 व्यक्ति क्या हैं, वर्कर हैं, यानी श्रमिक हैं। और शहरी श्रमिकों में यह अनुपात कितना है, 36 है, और ग्रामीण में कितना है, वो 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से क्या है, अधिक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर को सीमित होने की यही सब कारण है। ठीक है, जिससे रोजगार बाजार में उनकी अधिक भागीदारी हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार सबसे बड़ा एक हिसाब से स्रोत है उनका। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, केवल शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम शक्ति की भागीदारी महिलाओं से अधिक है। और दूसरा है कि अनियत रोजगार यानी कैजुअल वेजेस लेबर में महिलाओं का अंश पुरुषों से अधिक है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है ये असत्य दिया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुष की श्रम शक्ति महिला की जो मतलब उनकी भागीदारी है महिलाओं की, उसकी तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष महिला भागीदारी का अंतर बहुत बड़ा है, और केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त हैं। किंतु अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो वो आंकड़ा आपको 25% के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, केवल 2 यहाँ पे सही होगा कि अनियत जो रोजगार है महिलाओं का अंश पुरुषों से अधिक है। यानी निर्माण कार्य में लगे मजदूर जो हैं वो अनियत मजदूरी वाले होते हैं, उनको श्रमिक कहा जाता है। ऐसे मजदूर जो अन्य लोगों के खेतों पर अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, वो सारी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में लोगों को सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो आप समझ रहे होंगे सब मतलब प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। आप जीडीपी में रोल भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है, शहरी क्षेत्र श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार तृतीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहाँ आता है, वो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। और शहरी श्रमिक जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो कहाँ मिल रहा है, वो सर्विस सेक्टर में मिल रहा है, तृतीय क्षेत्र में मिल रहा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। 49 का क्या सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोजगारहीन समृद्धि का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। पहला कथन है, अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, इसी को कहा जाता है रोजगारहीन समृद्धि। ठीक है, कि मतलब इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रही है, वो बढ़ रही है, बट उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित कौन करता है, तो एनएसएसओ का ये सारा काम है, वही करते हैं सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है।
देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है वो लगभग शून्य होती है। आप मान लीजिए आपकी यदि कोई एक किसान है, उसके पास 4 एकड़ का एक भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए 2 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। किंतु यदि वह अपने परिवार के 5 सदस्यों, मतलब 5 सदस्य को उनको लेके और कार्य में लगा ले, तो यह स्थिति क्या होगी, या फिर प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो 3 और भी जुड़ गए लोग, उनकी उत्पादकता क्या है, वो 0 है। तो इस तरह की बेरोजगारी को कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो वहाँ पे तो एक तो जो मौसम के हिसाब से बेरोजगारी वो पाई जाती है, और जो प्रचंड बेरोजगारी का भी हमने ऊपर डिस्कशन किया वो पाई जाती है। तो 1 और 4 ये दोनों टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जाहिर सी बात है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 1978 से विश्व बैंक द्वारा हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, क्या पता कई बार आ ही जाता है कहीं कहीं से, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये तो आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार इसको जियोग्राफी में भी पढ़ रखा होगा कि जो गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। 2 टाइप के स्रोत होते हैं, जिसमें से अगर पारंपरिक हो जाएगा तो फिर ये पेट्रोलियम पारंपरिक में आ जाएगा, बाकी ये 3 जो होगा वो क्या होगा, वो गैर पारंपरिक स्रोत में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग किस स्रोत के द्वारा पूरा होता है। तो जाहिर सी बात है वो कोल के द्वारा होता है, लगभग 50 से लेके और ज़्यादा ही है, मुझे एक्यूरेट जो आंकड़ा वो याद नहीं है, बाकी मतलब यहाँ पे कोयला से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोग का वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व के किस देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत सर्वाधिक है। तो जाहिर सी बात है यूएसए में ही है, सबसे ज़्यादा खपत वहीं के लोग कर रहे हैं। 58 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया। तो वो किया गया 2014 में। ठीक है, जबकि भारत जो है चेचक से कब मुक्त हो गया था, 1980 में मुक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विश्व रोग भार ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD जो एक सूचक संबंधित है, किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो ये जो संबंधित है वो किसी रोग के कारण असमय मरने या रोगों के कारण असमर्थता में बिताए जाने वाले सालों से रिलेटेड ये एक ऐसा इंडेक्स है। ठीक है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंडेक्स यही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, में अगर आप देखें कि भारत में GDP के आधे से अधिक हिस्से के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो आता है अतिसार है, पेचिस है, मलेरिया है, क्षय रोग जैसी जो संक्रामक बीमारियां बहुत सारी आती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो आसान प्रश्न है, ये पूरा पर्यावरण का इधर टॉपिक है जो वो है पूरा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मिलेगा। ठीक है, और इसमें अगर आप और भी ऐड करना चाहें तो जैसे कि जलवाष्प आ जाता है, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोवाइड करते हैं, तो जलवाष्प है, CO2 है, उसके बाद CH4 है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, कि किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से ये रिलेटेड है। 1997 में क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ पे भाई, तो वो जापान में है, वहाँ पे एक ये सम्मेलन हुआ था और इसमें ये मतलब कहा गया था कि 2005 तक का ये समझौता प्रभावी होगा, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन ओजोन परत अपक्षक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नाम दिए गए, आपको बताना कि कौन से हैं। तो अगर देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन कौन से रसायन उत्तरदायी हैं, तो उसमें आपको आ जाएगा पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं है, ये याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में इस तरह से प्रश्नों में आता है और कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। तो टेट्राफ्लोराइड नहीं है, टेट्राक्लोराइड है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, उसके बाद फिर ब्रोमोफ्लोमो कार्बन है, इस तरह से है। तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पे तीसरा जो है ये गलत होगा, बाकी 1, 2 और 4 ये सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत के क्षरण के कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन का उच्च स्तर है, बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन तथा अग्निशामकों में उपयोग किए जाने वाले यौगिक ओजोन परत के लिए हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल सही है। ओजोन अपक्षय के कारण पृथ्वी पर पाने वाली पराबैंगनी विकिरण जलीय जीवों को प्रभावित कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलत इसमें नहीं दिया है।
क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत क्षरण से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ और इंडिया ने कब उस पर साइन किए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये। क्वेश्चन नंबर 65 है, अपिको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से पहला है यह आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है, तो तमिलनाडु से नहीं, ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। और यह जल संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन है, तो जाहिर सी बात है ये जल संरक्षण से भी मतलब संबंधित नहीं है, तो ना तो एक और ना तो दो, दोनों ही यहाँ पे गलत होगा। देखिए चिपको आंदोलन से उसी की तर्ज पे कर्नाटक में ये एक आंदोलन चला जिसको कहा जाता है अपिको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन के बारे में आपको सारी डिटेल पता होगी, इसमें वृक्ष से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। 66 है, निम्नलिखित में से भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं। अब भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो बहुत सारे कारण हैं, तो जिसमें कि वन विनाश है, उसके बाद मतलब जो वनस्पतियों की हानि हो जाती है, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण किया जाता है, उससे भी वन की मृदा का अपरदन हो रहा है, खेतीबाड़ी है, वन भूमि का अतिक्रमण है, वन में आग लग जाती है, उससे भी मृदा का जो अपरदन होता है, और मतलब फसल चक्रों को भी इधर उधर करने से ये सारी चीज़ें होती हैं, कृषि पर निर्भर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारा ही वन विनाश, दावानल, रासायनिक खादों का उपयोग और सुपोषण, उपरोक्त डी यहाँ पे सभी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1974 में। एक बार UPPCS में पूछा गया है ये प्रश्न कि कब हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई, तो 74 में हुई। ब्रटलैंड कमीशन किससे रिलेटेड है, तो वो पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन से रिलेटेड है। UN ने 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं को अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, फोटोवोल्टेइक सेलों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जाहिर सी बात है वही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, इनका जो काम है वही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आपस में इनको मैच करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैच्ड दिए गए हैं कि सार्क की स्थापना 1985 में, ब्रिक्स का 2006 में, आसियान का 1967 में, और G20 की स्थापना कब हुई, 1999 में हुई। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत, पाकिस्तान और चीन के आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, तीनों देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकास के स्वरूप का आधार अपनाया, बिल्कुल सही है, तो तीनों देशों ने यही किया है। दूसरा है, चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया, जबकि भारत और पाकिस्तान ने सुधार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप लिया, तो ये बिल्कुल सही बात है, चीन ने अपने लेवल पे उसको किया, लेकिन भारत ने और पाकिस्तान ने, भारत ने 1991 में आप जानते हैं वो सारी चीज़ें करी, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इससे करेक्ट होंगे। 72 है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किससे रिलेटेड है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है ये चीन में 1958 में इस अभियान को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मतलब देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना था और लोगों को अपने घर के मतलब पीछे जो जगह पड़ी होती है वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 72 का। तो ये पूरे 72 प्रश्न थे, हमने इसको पूरा ही एक सेशन में कवर किया। तो ये पूरा क्लास 11 की NCERT से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इस प्रश्न को कर लीजिए एक बार, NCERT को आप रिवाइज कर लीजिए, आपकी जो इकोनॉमी में पकड़ है वो बेहतर बन जाएगी, ठीक है। क्लास 12 की NCERT जो कि जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके MCQ देखेंगे हम कि 1 by 1, और ये जो MCQ होंगे ये चैप्टर वाइज सारे आपको मिलेंगे, तो चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 6 तक का जो कि ओपन इकोनॉमी का पूरा पार्ट होगा, तो वहाँ तक के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर 1 का परिचय, जो इंट्रोडक्शन का एक हिसाब से वो है, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या है, उपभोक्ता है, सरकार है, निगम है और बैंक है। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि प्रयोग, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। आर्थिक एजेंट के अंतर्गत कौन आते हैं आपको ये बताना इन चारों में से, ठीक है। देखिए अगर आप आर्थिक इकाई या आर्थिक एजेंट की बात करेंगे तो इनका मतलब ये होता है कि उन व्यक्तियों अथवा उन संस्थाओं से इनका मतलब होता है जो क्या करते हैं, जो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, यानी जो कोई भी आर्थिक निर्णय लेते हैं उनको हम आर्थिक एजेंट के रूप में जानते हैं। अब वो कंज्यूमर भी हो सकता है कि जो वो निर्णय ले कि क्या मतलब कौन सी चीज़ हमें कितनी खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी है, या किस चीज़ का हमें कितना उपभोग करना है, कितना नहीं उपभोग करना है।
अब इसमें वे वस्तुएं और मतलब वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो कि ये निर्णय लेते हैं कि किसका उत्पादन करना है, किसका उत्पादन नहीं करना। देखिए इंडिया में आप जानते हैं कि जो मतलब एक हिसाब से मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मिल के काम करता है। अब इसमें सरकार, निगम, बैंक, ये सारी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो कि एक प्रकार का आर्थिक निर्णय लेती हैं। आप जानते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना हमें, अब जैसे बैंक है वो मतलब ये खुद डिसाइड करता है कि हमें कितना लोन देना है, कितना लोन नहीं देना है ना। तो ये सब पूरा है। तो इसमें से अगर आप सही आंसर की बात करेंगे तो वो उपभोक्ता भी हो जाएगा, सरकार भी हो जाएगा, निगम भी हो जाएगा और बैंक भी हो जाएगा, जिनको कि हम आर्थिक एजेंट कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब आर्थिक एजेंट का डिफिनेशन आपको समझ में आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक, इसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी, इसके लेखक कौन हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। 1936 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी और मतलब इस पुस्तक के मतलब आप ये कह सकते हैं पब्लिकेशन के बाद ही माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ था। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है? ठीक है, अब निवेश व्यय क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए निवेश व्यय ये होता है कि उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है, एक बार फिर से समझिए, उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसको हम कहते हैं निवेश व्यय। डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के अगर 11th में आप देखेंगे तो परीक्षाओं में अब खैर ऐसे प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, आपको कंसेप्ट के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और अगर आप कंसेप्ट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो निवेश व्यय का मतलब आपको समझ में आया कि निवेश व्यय क्या होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मान लिया आपने कोई मशीन खरीदी, किसी चीज़ का मान लिया उत्पादन आपको बढ़ाना है तो भाई नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, है ना, या कोई नया एक प्रोडक्शन एजेंसी फैक्ट्री ही लगाया, तो ये सारी चीज़ें निवेश व्यय के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय क्या होता है, तो वो निवेश व्यय होता है। क्लियर? चलिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? अब देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है, अगर आपको ये पता है तो आप ये तीनों में से आप ये छांट सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, आपने निजी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा था कि दोनों मतलब जो निजी क्षेत्र है और सरकारी क्षेत्र आपस में इन्वॉल्व होकर काम करता है। जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सिर्फ राज्य का ही नियंत्रण होता है, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितना बनाना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना लोगों को आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें केवल निजी क्षेत्र ही होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, वो खुद डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कि किस प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस प्रोडक्ट को हमें उसका जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना, तो ये बिल्कुल सही है, वो बाजार के हिसाब से काम करते हैं, जिस चीज़ की मांग होगी उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है। देखिए इसी को हम कहते हैं क्या, मजदूरी दर। ये मजदूरी दर की डिफिनीशन होती है कि श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, इसी को मजदूरी दर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, पहला गलत होगा, वो निजी क्षेत्र वहाँ पे होगा, सरकार नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 सही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 के 3-4 प्रश्न थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। इससे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, आप समझ रहे होंगे। इनकी एक पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बुक का जो पूरा नाम है वो यही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। 1776 में इनको मतलब ये बुक पब्लिश हुई थी। इसको
अर्थशास्त्र के विषय के मुख्य व्याख्यात्मक रूप में जाना जाता है। तो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उपभोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है अंतिम वस्तुएं कही जाती हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम वस्तुएं किसको कहा जाता है। देखिए, वस्तु की ऐसी मद, डेफिनेशन समझ लीजिए, या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन के प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है, अथवा जिसमें कोई भी मतलब बाद में एडिशन या अल्टरेशन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उपभोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, तो वो अंतिम वस्तुएं कही जाती हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो होगा ये करेक्ट होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तुएं बनती है। देखिए, कोई भी वस्तु अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु नहीं बनती है, वो अपने उपयोग की आर्थिक प्रगति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अब मान लिया कोई भी चीज़ आपने ले ली, आप उसका फिर से अल्टरेशन करके यूज करना चाहते हैं, तो फिर वो अंतिम वस्तु नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रकृति के कारण नहीं, यहाँ पे उपयोग के कारण अंतिम वस्तु बनेगी। तो दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो जाहिर सी बात है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, जो मतलब मिडिल लेवल की वस्तुएं होती हैं, उनका ही उपयोग करके तो हम जो और अच्छी वस्तुएं होती हैं वो सारी बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल का यूज करके फिर फिनिशिंग गुड्स का यूज किया जाता है ना। तो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, अब इनमें कच्चे माल का जो प्रयोग होता है वो होता है, उसके बाद फिर इसका एक नया वो होता है। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए आप देख लें, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, उसमें इस्पात के चादर का उपयोग करके क्या होता है, उसमें मतलब जो बहुत और हैवी मेटल बनाए जाते हैं, या बर्तन के लिए क्या होता है, छोटे छोटे जो और सारी चीज़ें होती हैं, इस्पात है, लोहा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है, तो दूसरा यहाँ पे असत्य है, बाकी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण नहीं, वस्तुएं अपनी उपयोग के कारण अंतिम वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे केवल 2 जो है ये सही होगा प्रश्न नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि और मूल्यह्रास विधि। इनमें से आपको ये बताना है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की गणना के लिए 3 जो होते हैं विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो आय विधि है। इसका मतलब होता है कि कारक अदायगी के समस्त मूल्यों का माप कर सके। दूसरा जो है वो व्यय विधि है, जिसमें फर्मों द्वारा प्राप्त व्यय को समस्त मूल्यों की माप करना। और उत्पाद विधि, इसमें फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करना। मूल्यह्रास विधि ये नहीं है, बाकी 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी आई थिंक करेक्ट होगा इसमें, 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि किसी वर्ष विशेष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सृजित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग क्या होता है। इसी को तो हम जीडीपी कहते हैं, ये जीडीपी की डिफिनीशन ही दे रखी है ना। ठीक है, जीडीपी का डिफिनीशन क्या होता है, यही होता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तुएं बन रही हैं या फिर सेवाएं हैं, उनके कुल मूल्य का योग क्या होता है, वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के दौरान निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जीडीपी में क्या क्या आएगा। पहला क्या दिया गया है, किसान द्वारा उत्पादित गन्ने के मूल्य को क्या जीडीपी में माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। दूसरा है विदेश में काम करने वाले भारतीयों की आय। अब ऊपर आपने डिफिनेशन पढ़ा तो क्या पढ़ा कि किसी वर्ष विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आएगा ना, तो विदेश में काम करने वाले उसमें जीडीपी में नहीं आएंगे, तो ये दूसरा नहीं होगा। विदेशों में स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को, तो ये बिल्कुल सही है कि विदेशों की स्वामित्व वाली अगर कोई भी कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, अगर इंडिया से उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फिर वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में
शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय को जोड़कर उनमें से घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को घटाकर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे पूरी डेफिनेशन ही दे रखी है आपको कि क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कि कहते हैं GNP, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसको कहा जाता है GDP प्लस शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन में घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय। इसी को हम कहते हैं क्या, GNP, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसको कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन आप याद रखिएगा, GNP की डेफिनेशन याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूरी डेफिनेशन ही दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी देश में पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाएं जबकि उत्पादन स्थिर रहे तो उस देश के सकल घरेलू उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसका जो GDP होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप 2 साल का GDP को यहाँ पे उनका एक आंकड़ा निकाल के और वो काउंट करें तो देश के उत्पादन का अगर परिमाण जो है वो दुगना हो गया है, इसका मतलब ये है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी दुगनी हुई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अब CPI का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले आप CPI की डेफिनेशन समझिए, CPI होता क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन की माप करने की एक विधि है। यह वस्तुओं की दी गई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधित्व कौन करता है, कंज्यूमर करेंगे, उपभोक्ता करते हैं, उसका एक कीमत सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को प्रायः परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आधार वर्ष से लेकर के जो अभी का करंट का ईयर है उससे हम एक तुलना करते हैं, उसके बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि जो CPI है हमारा वो घटा है या बढ़ा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की माप करने के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। पहला कथन दिया गया है, किसी भी देश की GDP में वृद्धि उस देश के सभी लोगों के कल्याण का सूचकांक होती है। तो ऐसा तो नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखिए GDP को किसी भी देश के कल्याण के सूचकांक के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि किसी देश के GDP में सभी लोगों का योगदान एक समान नहीं होता है तथा उद्योगों द्वारा फैलने वाले ऋणात्मक बाह्य कारक भी अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। अपने घरों में घरेलू कार्य का संपादन करने वाली महिलाओं का पारिश्रमिक GDP के अंतर्गत नहीं आता, तो जाहिर सी बात है उनको तो कोई भी इसके लिए रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसीलिए उनको GDP में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल 2 सही है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के कुल मिला के 9 प्रश्न थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है जो कि मनी एंड बैंकिंग से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि आरक्षित नगद अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि CRR क्या होता है। तो CRR पहले समझ लीजिए। देखिए CRR के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक भाग किसके पास रखना पड़ता है, तो RBI के पास रखना पड़ता है। और वो कितना राशि रखना ये तय कौन करेगा, तो वो RBI ही तय करेगा कितना राशि उसको रखना है। देखिए CRR के तहत नगद राशि के रूप में व्यावसायिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा जो राशि होती है वो रखते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या घटाने के लिए CRR का उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया अगर मार्केट में मनी फ्लो कम है तो उन्होंने पैसा इनको दे दिया, मनी फ्लो बढ़ गया। अगर मान लिया मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तो वो बैंकों से पैसा खींचने के लिए क्या करेंगे, वो CRR को बढ़ा देंगे। तो बैंकों का सारा पैसा का जो ज़्यादातर पैसा होगा वो RBI के पास चला जाएगा, तो बैंकों में कम पैसा हो जाएगा। इसका मतलब जो मार्केट में है पैसा वो कम हो जाएगा। तो ये एक सीधे सा एक मतलब सीक्वेंस है, तो इसको समझते रहिएगा। तो ये CRR के बारे में पूरी डिटेल थी। ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमा राशि के एक भाग को अपने पास रखते हैं, और दूसरा है इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक इसे सोना, सरकारी बॉन्ड, करेंसी नोट के रूप में रखते हैं। पूछा जा रहा है सत्य कौन सा है, तो इसमें से दूसरा तो गलत हो जाएगा। और पहला क्या दिया है, इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमा राशि के एक भाग को अपने पास रखते हैं, तो अपने पास नहीं रखते हैं, या RBI के पास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ऑप्शन D करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 90 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था। अब आपको बताना है किससे किससे ऋण लिया था।
तो वो विश्व बैंक से लिया था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया था। 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तुओं की पूर्ति यथावत रहने पर यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। अब अगर पूर्ति यथावत है उसके बाद भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में अगर किसी भी वस्तु की पूर्ति जो है वो यथावत है यानी कांस्टेंट है और उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है तो उस वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो यहाँ पे अराइज हो जाएगी। इस स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, उसको ऊंचा कर देगा, जिससे कि ऋण महंगा हो जाएगा और लोग क्या करेंगे, जब ऋण महंगा हो जाएगा तो लोग उस वस्तु का कम से कम उपयोग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ब्याज दर की कमी, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी आरबीआई के थ्रू, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगी। ये प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिरीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन की सबसे सटीक व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, इसी को कहते हैं स्थिरीकरण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्दिष्ट करता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, इसी को हम कहते हैं खुली बाजार की कार्रवाई या ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखिए, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके तहत आप देखें कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए बोली लगाकर जनसाधारण से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनको या तो सेल करेगा, उनको या तो परचेज करेगा। ठीक है। बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर रिजर्व बैंक क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाजार में बिक्री करके बाजार में धन की कमी कर देगा और इस प्रकार जो रिजर्व बैंक होगा बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। ठीक है। और इस तरह से मान लिया तरलता बढ़ानी है उसको, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्रय कर लेगा यानी खरीद लेगा। सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का करता है, आपने देखा ये सीआरआर का भी करता है, बैंक रेट का भी करता है, ये एसएलआर का भी करता है, सबका ये करता है। डिफिनीशन इनकी आप याद रखिएगा कि जो सीआरआर क्या होता है हमने ऊपर डिस्कस किया है, बैंक रेट क्या होता है, और इसमें एक आप और जोड़ देते हैं जो अभी हमने ऊपर प्रश्न में डिस्कस किया, स्टेरिलाइजेशन। ये भी मतलब एक मौद्रिक नीति है जिसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से इन सारे चीज़ों का यूज करता है आरबीआई मौद्रिक नीति के संचालन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, आरबीआई भारत सरकार की तरफ से ऋण बंध पत्र और प्रतिभूतियां जारी करता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये सारा काम भारत सरकार का कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। अभी हमने ऊपरी प्रश्न में देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता कौन है, तो आरबीआई। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, तो जाहिर सी बात है जो मतलब फाइनली लोन होता है वो कौन देता है, देते तो बैंक है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आरबीआई के थ्रू ही करते हैं ये सारा चीज़। तीसरा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और साख सृजन के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। सारा सब कुछ आरबीआई के जिम्मे ही होता है। और आयात निर्यात संबंधी कानून को बनाने एवं लागू करने का कार्य कौन करता है, ये काम आरबीआई का नहीं होता है। ठीक है, ये काम गवर्नमेंट का होता है, वो सारा ये सब करेंगे। तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्तिशाली मुद्रा का सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्णन करता है। अब उच्च शक्तिशाली मुद्रा का मतलब डिफिनीशन क्या होता है, तो रिजर्व बैंक की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक का जो दायित्व है वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे सरकार के प्रति क्या है और लोगों के प्रति क्या है, व्यावसायिक बैंकों के प्रति क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि बैंक दर में वृद्धि किस बात का संकेत है, इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बैंक क्या है, महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अब 2 टाइप का मुद्रा नीति होता है, एक चीप होता है, एक डियर होता है।
चीप मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, ये सारी आपने पहले से पढ़ रखी होगी। तो देखिए बैंक दर क्या होता है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो जिसके अंतर्गत जो कमर्शियल बैंक होते हैं यानी जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, आरक्षित निधि की कमी की स्थिति में आरबीआई से क्या करते हैं, वो कर्ज ले सकते हैं। ऊंची बैंक दर की स्थिति में आरबीआई से ऋण लेना उनको महंगा पड़ सकता है, अर्थात केंद्रीय बैंक क्या करेगा, महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसएलआर यानी सांविधिक तरलता अनुपात के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक किन परिसंपत्तियों को शामिल कर सकते हैं। अब इसमें डॉलर को छोड़ के सब शामिल होगा, सोना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और जो रुपीज़ है, ये सारी इसमें आ जाएंगी एसएलआर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें आप ये अगर देख लें तो एसएलआर के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई के निर्देशानुसार अपनी जमा राशि का एक भाग तरल परिसंपत्तियां क्या क्या होती हैं, उसमें नकदी है, सोना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसको अपने पास रखना होता है। ये पैसा आरबीआई के पास नहीं होता, ये पैसा बैंक के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा से संबंधित कार्य हैं। अब मुद्रा से संबंधित कौन से कार्य हैं, तो विनियमन का माध्यम है, लेखा इकाई है, मूल्य संचयन है, साख सृजन जो है, ये मुद्रा से संबंधित कोई कार्य नहीं है, इसका मतलब अलग होता है। देखिए अगर आप मुद्रा के बारे में डिटेल यहाँ पे समझ लें कि मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका क्या होती है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्ति को अपने अधिक के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होती है। मुद्रा सुविधाजनक लेखा इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं होती, एक बार ये फैक्ट पूछा गया है, और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने के योग्य होती है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचयन का भी काम करती है। भविष्य के लिए धन संचय के रूप में मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आज मतलब सभी लोग करते हैं। तो साख सृजन को छोड़ के 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि आरक्षित निधियों को रखना बैंक के लिए लाभप्रद होता है, और दूसरा कथन दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक आरक्षित निधि की कमी पर बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। देखिए आरक्षित निधियों को रखना बैंक के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्यों होता है, क्योंकि बैंक इस राशि पर ब्याज प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को ऋण के रूप में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कथन हो गया गलत। दूसरा कथन है यहाँ पे कि व्यावसायिक बैंक आरक्षित निधि की कमी पर बैंक दर पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो देखिए आरबीआई आरक्षित जमा अनुपात को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित ब्याज दर का प्रयोग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। और व्यावसायिक बैंक आरक्षित निधि की कमी की स्थिति में आरबीआई से इस दर पर कर्ज ले सकते हैं। ऊंची बैंक दर की स्थिति में आरबीआई से व्यावसायिक बैंकों को जो ऋण होगा वो महंगा पड़ेगा, अतः व्यावसायिक बैंकों को लाभप्रद आरक्षित जमा अनुपात रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे केवल 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय बैंक द्वारा आरक्षित जमा अनुपात यानी आरडीआर को बनाए रखने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है और फिर रिवर्स रेपो रेट है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। देखिए लोग अपने बैंक खातों में जो मुद्रा जमा करते हैं उसका एक अंश आरक्षित मुद्रा के रूप में रखकर शेष राशि को बैंक विविध मतलब अलग अलग टाइप का जो निवेश होता है उसमें वो डाल देता है, कर्ज के रूप में दे देती है। व्यावसायिक बैंक अपनी जमा का कुल मतलब जो होता है, जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आरक्षित निधि जमा अनुपात कहते हैं। अब आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंकों के पास आरक्षित जमा अनुपात को बनाए रखने के लिए मतलब एक नियम या नीतिगत साधनों का प्रयोग करती है। तो वो कौन कौन से नीतिगत साधन हैं, अब उसमें आपका सीआरआर आ जाएगा और आपका एसएलआर आ जाएगा और फिर बैंक रेट आ जाएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरक्षित जमा अनुपात के पार्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, तीसरा नहीं सही होगा। निम्नलिखित में से किसे वैधानिक पत्र कहा जाता है। अब वैधानिक पत्र जाहिर सी बात है करेंसी नोट को कहा जाता है, उसमें लिखा भी होता है, आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, करेंसी जमा अनुपात के संबंध में आपको विचार करना है। पहला दिया गया है कि यह लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन सत्य है, तो इसको देख लेते हैं। तो कि करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, सीडीआर कहा जाता है, यानी
CU/DD, इसी को कहा जाता है करेंसी जमा अनुपात, ये सारा होता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। दूसरा है त्योहारों के सीजन में करेंसी जमा अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए त्योहारों के सीजन में जब लोग अपनी मतलब जमाओं को इन मौसम में होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए नकदी में बदलते हैं तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, घटेगा थोड़े। तो यहाँ पे दोनों ही का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जनता के पास मुद्रा मतलब निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, उसके बाद फिर बैंकों के पास जो जमा होती है इसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इनमें से कौन सा भारत में M3 यानी व्यापक धन में शामिल है, आपको ये बताना है। अब देखिए RBI बैंक मुद्रा की पूर्ति के लिए 4 जो वैकल्पिक मांग हैं उनका उपयोग करती है, M1, M2, उसके बाद M3 और M4। M3 जो है वो मुद्रा पूर्ति का माप का एक सबसे साधारण रूप है। इसमें मतलब इसे क्या कहते हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। अब M3 का मतलब क्या होता है, M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, इसको कहा जाता है M3, ठीक है। या और उसके बाद M1 का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब होता है CU प्लस DD प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। और यहाँ पे अगर CU की बात करेंगे तो जनता के पास जो रखी गई, जो जनता के पास मतलब जो पैसा रखा हुआ है नोट और सिक्कों के रूप में, और DD का मतलब ये हुआ कि जो व्यावसायिक बैंकों के पास निवल मांग जमाएं रखी गई वो सारी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो जनता के पास मुद्रा ये भी आ गया, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, और जो टाइम डिपॉजिट है वो भी आ गया। क्लियर, तो इसका D करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मुद्रा की वैकल्पिक मांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा जा रहा है। तो M1 M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है, सही है। M1 क्या है, तो ये समव्यवहार में सबसे तरल और आसान है, उसका मतलब वो देखा आपने सारा जो भी होता है। और M4 का मतलब समव्यवहार के लिए सबसे कम तरल है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डिफिनीशन वो मतलब जो होती है वो हमने आपको ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया। M1 का मतलब क्या होता है कि जो जनता के पास जो मुद्रा है प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास जो उनकी निवल मांग जमा है वो, और प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं हैं वो M1 होता है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में करेंसी नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बचत खाते और चालू खातों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। अब करेंसी नोट तो RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, RBI के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। तो ये गलत होगा। बचत खाते और चालू खाते को आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सरकार एवं फर्म जनता से उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें जो कथन दिया गया है, जो बॉन्ड होते हैं उनको सरकारी बैंकों के माध्यम से बेचा जाता है, तो वो RBI बेचता है। क्लियर हो गया, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। बॉन्ड्स की कीमत और ब्याज की जो बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड जो होते हैं एक ऐसे पेपर होते हैं जो किसी एक समयावधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। सरकार अथवा फर्म द्वारा जनता को, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं जनता के लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करते हैं। तो दूसरा कथन इसमें से वो हो जाएगा कि बंद पत्रों को बाजार के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। और तीसरा कथन जो इसमें दिया गया है कि बंद पत्रों की जो कीमत होती है और ब्याज दर होते हैं वो उसमें प्रतिलोम संबंध होता है, ठीक है। इसका आप एक उदाहरण छोटा सा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, और बॉन्ड के लिए मुद्रा की इस अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी, जिससे बॉन्ड जो पत्र होंगे, जो बॉन्ड्स होंगे, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और ब्याज दर में ऑटोमेटिक गिरावट आ जाएगी। भाई बॉन्ड के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट रेट बैंक क्या करेंगे, वो घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सही होंगे वो 1 और 3 क्लियर होंगे, ऑप्शन D होगा सही 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी,
ठीक है। तो मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होगा उसको क्या कहा जाएगा, मुद्रा का संचलन वेग। तो ये चैप्टर नंबर 3 था, थोड़ा बड़ा था, इसमें 21 प्रश्न थे, तो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस किए। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखते हैं कि आय का निर्धारण, इससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ प्रश्न हैं उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अंतिम वस्तु अथवा उत्पाद की समस्त मांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है। अब इसमें प्रत्याशित उपयोग है, प्रत्याशित निवेश, सीमांत उपभोग और सरकारी व्यय। ठीक है, तो इसमें से एक को छोड़ दीजिए, बाकी आपको सब करना पड़ेगा। सीमांत उपभोग इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो है सारे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 1, 2 और 4 सही होगा, तीसरा गलत होगा। क्यों तीसरा हमने छोड़ा? देखिए, जब किसी विशेष कीमत स्तर पर अंतिम वस्तु की समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर होती है तो अंतिम वस्तु अथवा उत्पाद बाजार की संतुलन स्थिति में होती है। ठीक है, अंतिम वस्तु के समस्त मांग में प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित निवेश तथा सरकारी व्यय ये सारे आते हैं, सीमांत उपभोग उसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, याद रखिएगा। और जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, एक दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान यानी सब्सिडी नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? तो जब अब ये मान लिया ये दोनों चीज़ें नहीं देंगे, अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाएंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, तो फिर वो राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाएगा, कॉमन सी बात है ना। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि जो जीडीपी होता है, जीडीपी का आप वो पूरा देखेंगे तो उसमें से हम ये अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी ये घटाते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो फिर वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा हमारा जीडीपी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कुछ चैप्टर नंबर 4 के जितने भी पार्ट थे। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, जो कि सरकारी बजट से रिलेटेड है। इसमें 1 बाय 1 जितने भी प्रश्न हैं हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं? देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों में ट्रेजरी बिल की बिक्री के द्वारा आरबीआई जो है और व्यावसायिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सरकार द्वारा क्या किया जाता है, जो ऋण होता है उसको ग्रहण किया जाता है। विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यहाँ से भी इसको लिया जाता है। ठीक है, और अन्य मदों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें फिर डाकघर की जो बचत होती है वो सारा आ जाता है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है और सारी चीज़ें हैं। फिर जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो आ जाता है, भविष्य निधियाँ आ जाती हैं, और फिर पीएसयू के जो शेयर्स होते हैं वो सारे ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त जो कर्ज होगा ये आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में, और दूसरा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन ये आएगा। ठीक है, बाकी वस्तुओं और निर्यात कर ये सब दोनों पूंजीगत प्राप्तियों में नहीं आएंगे। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च राजकोषीय घाटे के साथ मांग ऊंची और निर्गत अत्यधिक होते हैं। दूसरा जो कथन दिया गया है इसमें कि सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा निर्भर रहती है। देखिए, जो भारत सरकार है कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा निर्भर रहती है, अप्रत्यक्ष करों पर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। अप्रत्यक्ष कर अपनी जो उनकी प्रकृति होती है उसमें वो प्रतिगामी होते हैं, और इनका प्रभाव सभी आय समूहों के लोगों पर एक समान पड़ता है। इसी वजह से वो प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो जो दूसरा है ये गलत होगा, पहला जो है ये सही होगा कि जब राजकोषीय घाटा उच्च होने का अर्थ यही है कि सरकार का व्यय जो है उसकी प्राप्तियों से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में मांग और निर्गत अत्यधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए कौन से कदम उठाती है? तो इसमें करारोपण है, ऋण ग्रहण है, नोट छाप कर फिर करों में कटौती करके। तो देखिए, बजटीय घाटे को सरकार उसका वित्त पोषण करने के लिए वो या तो करारोपण करेंगे या फिर ऋण को लेंगे कहीं से, या फिर वो नोट छाप कर करेंगे। सरकार जो होती है वो प्रायः ऋण ग्रहण ही करती, उसी पे ये आश्रित रहती है अपने जो उनका वित्तीय घाटा हो या बजटीय घाटा होती है इसको संभालने के लिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग या सरकारी ऋण। तो कर में कटौती ये बजटीय घाटे का वित्त पोषण नहीं करती हैं इसमें। बाकी 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची दी गई है, आपको यहाँ पे इसको सुमेलित करना है।
ठीक है। तो राजकोषीय घाटा ये किससे रिलेटेड है? इसका मतलब ये हुआ कि कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, यानी ए का चौथा हो जाएगा। और बजटीय घाटे का मतलब ये हुआ कि कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय हो जाएगा। और राजस्व घाटे का मतलब क्या हुआ? तो राजस्व घाटा अधिशेष का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिशेष है। और प्राथमिक घाटा जो होता है, प्राथमिक घाटे का मतलब ये होता है कि राजस्व घाटे में से ब्याज अदायगी के घटाने पर प्राप्त अधिशेष को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा। तो इस हिसाब से ये चारों ऑप्शन आप इनको मैच कर सकते हैं, यानी ए का चौथा आपको मिल जाएगा, बी का पहला मिल जाएगा, सी का दूसरा मिल जाएगा और डी का आपको मिल जाएगा तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा। तो राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज अदायगी को आप घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राथमिक घाटा। ठीक है। प्राथमिक घाटा यानी सकल प्राथमिक घाटा, इसका फार्मूला भी यही होता है कि सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज का जो दायित्व है वो। ठीक है। और सकल राजकोषीय घाटे का एक अगर जनरल फार्मूला आप देखेंगे तो क्या होगा कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि प्राथमिक जो घाटा होता है वो सकल राजकोषीय घाटे में से अगर निवल ब्याज को घटा दिया जाएगा तो वो हमें मिल जाएगा जो नेट प्राथमिक घाटा होगा। तो ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है किसका है? तो फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? तो वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा उच्च होने का क्या कारण है? ठीक है। तो यहाँ पे सरकारी ऋण और ब्याज दायित्वों में वृद्धि होगी, सरकार पूंजीगत व्यय अथवा लोक कल्याण संबंधी व्यय में कटौती कर सकती है, अर्थव्यवस्था में विकास की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है। राजस्व घाटा उच्च होने का ये 3 कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को राजस्व घाटा कहते हैं। और दूसरा है, राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देन को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सरकार के राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कुल राजस्व खर्च जो है उसके राजस्व प्राप्ति से अधिक है। राजस्व घाटे का मतलब क्या हुआ कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, और राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देन को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार के द्वारा किए जाने वाले किस व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन अथवा वित्तीय दायित्व में कमी आती है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पूंजीगत व्यय। देखिए, पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण आएगा, भवन निर्माण आएगा, फिर मशीनरी उपकरण आएगा, शेयरों में निवेश है, और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित जो प्रदेश हैं और उसके साथ साथ जो PSU हैं और अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सार्वजनिक वस्तुएं बिना किसी भुगतान के मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। और दूसरा है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होती हैं। तो सार्वजनिक वस्तुओं का निजी वस्तुओं से अलग सामूहिक उपभोग होता है। इनकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला क्या है, ये गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे की संतुष्टि को कम किए बिना अपनी संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है। और दूसरी है, सार्वजनिक वस्तुएं अवर्ज्य होती हैं, अर्थात किसी को इन वस्तुओं का लाभ उठाने से वर्जित करने का कोई तरीका नहीं होता है। इसका उपयोग का मतलब शुल्क और ये सारी चीज़ें संग्रह करना कठिन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल 1, 2 जो है ये गलत होगा। प्रतिस्पर्धी प्रकृति की नहीं होती है, ये गैर प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। और दूसरा है, पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सार्वजनिक क्या है, कर्ज है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। देखिए, सरकार के वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं उनको कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। और पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या है, तो वो सार्वजनिक कर्ज है, जिससे क्या होता है, सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है और बाद में बाजार ऋण ग्रहण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है, तो वो है ब्याज की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर योजना व्यय के अधीन आता है। तो जो गैर योजना व्यय के अधीन आता है वो सभी हैं इसमें, रक्षा व्यय, बजट ब्याज अदायगी, वेतन और पेंशन, उपादान, ये सारे आते हैं गैर योजनागत व्यय में। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है। तो जो ब्याज भुगतान है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाली गैर कर राजस्व में कौन सी प्रमुख मदें शामिल की जाती हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण से ब्याज, ये सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान, ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, सही है। और सरकार की राजस्व प्राप्ति में प्रत्यक्ष कर का योगदान अप्रत्यक्ष कर से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। संपत्ति कर व उपहार कर को कागजी कर भी कहते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राजस्व प्राप्ति के दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कर जहाँ पर कर का बोझ अन्य लोगों पर स्थानांतरित किया जा सके व जहाँ पर करदाता चिन्हित न किया जा सके उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, ये सारी चीज़ें, या फिर सेवा शुल्क है, ये सारे। और जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनके माध्यम से सरकार को लगभग 55 से लेकर 60% तक का राजस्व की प्राप्ति होती है, और वहीं अप्रत्यक्ष कर से लगभग 45% के आसपास राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, बाद में मतलब 16-17 शायद, हाँ, यूनियन बजट 2016-17 में जो वेल्थ टैक्स है इसको हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या क्या होगा, तो जो डायरेक्टली दिया जाए यानी इनकम टैक्स है, और दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। मतलब जिनका बोझ डायरेक्टली ह्यूमन पे पड़ता हो, किसी पर्टिकुलर एक आदमी पे पड़ता हो, जिसको हम जान सके कि हाँ इस पे है, तो वो डायरेक्ट, अदरवाइज सारे इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया गया है कि सरकार की वे प्राप्तियां जिनके लिए सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। और दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिसमें न तो दायित्वों का सृजन होता है और न ही वित्तीय परिसंपत्तियां कम होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। देखिए, भारत सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो ना तो सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाती हैं और ना ही सार्वजनिक संपत्तियों को कम करती हैं उनको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्तियां। और सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं उनको कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे दोनों उल्टे लिखे हुए, तो 1 और 2 दोनों ही नहीं होंगे, इसको इस तरह से देखा जाएगा। इसमें 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो 112 में दिया गया है कि जो अनुमोदित प्राप्तियां और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, ये आर्टिकल 112 में दिया गया है। ठीक है, और बजट को अगर ये देखा जाए कि तैयार कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा तैयार किया जाता है। अब बजट का मतलब डायरेक्ट ये नाम तो कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, उसको सार्वजनिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, 112 में ये डिटेल है। तो ये चैप्टर नंबर 5 था पूरा। चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं जो कि ओपन इकोनॉमी के बारे में सारी डिटेल है, उससे सारे जो प्रश्न पूछेंगे वो कौन कौन से। सबसे पहला प्रश्न इसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब जाहिर सी बात है, ना तो इसमें निर्यात होता है ना ही आयात होता है, इसी का मतलब होता है क्लोज इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, किसी देश का अदायगी संतुलन यानी भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो किसी देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। ठीक है,
ये दो मुख्य खाते इसके होते हैं, एक तो होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, दोनों में चीज़ों को बांटा जाता है। तीसरा है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन को चालू खाता बनता है, मतलब किन किन से चालू खाता बनता है। तो वस्तुओं के आयात निर्यात से बनेगा, सेवाओं के आयात निर्यात से बनेगा, और बॉन्ड के अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय से, और अंतरण अदायगी ट्रांसफ़र पेमेंट से, इससे। तो पूछा जा रहा है कि किससे किससे बनेगा, तो यहाँ पे होगा 1, 2 और 4। ठीक है, बॉन्ड के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय होंगे इससे नहीं बनेगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा भुगतान संतुलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है कि व्यापार घाटा आयात निर्यात से अधिक, और दूसरा इसमें दिया गया है अदृश्य व्यापार यानी सेवाओं का व्यापार, उसको अदृश्य व्यापार कहा जाता है। उसके बाद नॉन फैक्टर इनकम यानी गैर उपदान आय, इसका मतलब होता है पर्यटन। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे सम्मिलित हैं, तो 1, 2, 3 और इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें पूंजीगत खाते के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूंजीगत खाते के अंतर्गत कौन कौन से रखे जाते हैं, तो विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में निवेश करना, इसको रखा जाता है। भारतीय निवेशकों द्वारा विदेशी बंध पत्रों को खरीदना, इसको भी रखा जाता है। और भारत द्वारा विदेशों से ऋण लेना, ये भी रखा जाता है। और भारत द्वारा विदेशों से हथियार खरीदना, ये पूंजी खाते में नहीं आता है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय दर का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। अब इसमें बताना आपको कि विनिमय दर क्या होती है। जो सही ऑप्शन होगा वो विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई को कुल क्या कहा जाता है, तो उसको विनिमय दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और दूसरा कथन इसमें दिया गया कि वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक होने पर विदेशों की तुलना में देसी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नम्य विनिमय दर यानी फिक्सेबल एक्सचेंज रेट के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें विनिमय दर का निर्धारण बाजार मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, और केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर विनिमय दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कथन मतलब कोई कदम उठा सकती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत होगा, पहला केवल सही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9वां है कथन दिया है मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कारण है मुद्रा के अवमूल्यन के कारण विदेशी बाजार में देसी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और आपस में एक दूसरे की ये व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब होता है कि रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देना, इसको कहते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, और दूसरा है इस विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार द्वारा विनिमय दर में वृद्धि की जाती है तो इसे मुद्रा का क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। इसी को तो हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, हमने ऊपर प्रश्न देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई है। तो इसके अंतर्गत IMF की और विश्व बैंक की स्थापना हुई है। 1 और 2 करेक्ट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विशेष आहरण अधिकार यानी SDR को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जब किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोहरा घाटा कहते हैं। ठीक है, यानी ट्विन डेफिसिट इसी को कहा जाता है। ये वर्ड काफ़ी फेमस है, अक्सर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो 1991-92 में 2 बार अवमूल्यन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ पूरे प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे जो कि चैप्टर नंबर 6 से थे, हमने यहाँ पे लिए। ठीक है, तो ये पूरे 6 चैप्टर जितने भी थे हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए, और आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे उनका एक बेहतर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन होता वो भी हमने सारा किया है। ठीक है, देखिए इसके MCQ को आप 1 बार 2 बार देखिए और इनसे रिवीजन करिए चीज़ों को,
तो बेहतर तरीके से आप अपनी पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं। क्लास 11 का भी हमने कर दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और क्लास 12 का ये है। ठीक है, तो दोनों अगर आप कर लेंगे, उसके बाद फिर करंट अफेयर को मिला लीजिए, तो इकोनॉमी आपका बेहतर तरीके से जितने भी प्रश्न आएंगे वो लगभग आपके इसमें से हो जाएंगे। ठीक, तो बाकी सेशन को समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।